पेज नंबर 561, एग्जांपल नंबर 24। पेज 561, एग्जांपल नंबर 24। एग्जांपल नंबर 24 देखिएगा, इसमें है टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 cards. Find the probability distribution of the number of aces. Find the probability distribution. Probability distribution जब आपसे पूछा जाएगा तो समझ लेना रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। Find the probability distribution of the number of aces. तो देखिए हमारे पास वेल शफल्ड डेक का मतलब क्या है कि एक कार्ड्स की 52 कार्ड्स की पूरी प्रॉपर एक गड्डी है हमारे पास, उसमें से हमें कार्ड निकालने हैं। और कितने कार्ड निकालने हैं? दो कार्ड निकालने हैं। टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। तो जो टू कार्ड्स हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में से एक भी कार्ड एस ना आए। ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक कार्ड एस आए। ऐसा हो सकता है कि दोनों में से दोनों के दोनों कार्ड ही एस आ जाए। ठीक है, तो हमें इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। देखिएगा, हाँ, लेट कैपिटल एक्स let capital X be a let capital X be a random variable representing let capital X be a random variable representing the number of aces representing the number of aces। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कैपिटल एक्स को हमने मान लिया कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। तो कैपिटल एक्स क्या हो सकता है? हमें हम दो ड्रॉ कर रहे हैं, हम दो बार कार्ड निकाल रहे हैं। तो हो सकता है पहली बार में भी कोई एस ना आए और दूसरी बार में भी कोई एस ना आए। हो सकता है पहली बार में एस आ जाए, दूसरी बार में नॉन एस आए। हो सकता है पहली बार में नॉन एस आए और दूसरी बार में एस आ जाए। मतलब हो सकता है एक एस आए और एक नॉन एस आए। तो मैं तो नंबर ऑफ एसेस की बात करूंगा ना, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एसेस। तो क्या हो सकता है? रियली x can take three values 0, 1 and 2। ये जो x है, x जो है x तीन वैल्यूज ले सकता है, 0, 1 और 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 का मतलब तो ये है कि एक भी एस ना आए। 1 का मतलब ये है कि एक एस आए। और 2 का मतलब ये है कि दोनों ही एस आए। ठीक है, तो ये चीज है। अब आप ये देखिएगा, p x इज इक्वल टू 0। मैं इस तरह से इसको नोट करता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू 0। पी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? कि दोनों बार नॉन एस आए। तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू पी नॉन एस इंटू नॉन एस। ठीक है, पहली बार भी कोई एस ना आए पहले ड्रॉ में भी, और दूसरे ड्रॉ में भी कोई एस ना आए। इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस दोनों ही ड्रॉस में। और पता है इस तरह से क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विद रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला होता तो, क्योंकि मैं दो कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो फिर मैं कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाता वहां पर। लेकिन विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट में मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने एक ड्रॉ करा तो नॉन एस आया, और इसमें लिखा हुआ है सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। मतलब मैंने देखा कि वो नॉन एस आया और फिर वापस मैंने उस कार्ड को उसी में रख दिया, फिर से कार्ड्स को मैंने शफल कर दिया। तो आप ये देखिएगा,
पहली बारी में कोई एस नहीं आया, पहली बारी में क्या आया, नॉन एस। तो एसेस कितने होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में, एसेस कितने होते हैं सर बताइए। हाँ सर ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दो, आपकी आवाज कट रही थी। दोबारा बताता हूँ। आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्वेश्चन में है टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि पहले मैंने एक कार्ड ड्रॉ करा, एक कार्ड ड्रॉ करने के बाद में मैंने देखा कि वो एस है या नॉन एस है, और फिर उस कार्ड को मैंने वापस उसी जो गड्डी है, उस गड्डी में मैंने वापस उस पैक में मैंने वापस उसको डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि आप ये देखिए, सबसे पहली बार जब मैंने देखा तो वो नॉन एस आया। तो कितने एसेस तो चार होते हैं, नॉन एसेस कितने होंगे, नॉन एसेस कितने होंगे 48, 48। है ना। तो बेटा ये हो जाएगा 48 अपॉन 52, ये पहले ड्रॉ की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई। अब दूसरा ड्रॉ, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ये दूसरा इवेंट होना ही होना है। जब दूसरा इवेंट 100% होता ही होता है तो मैं बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा दूसरे ड्रॉपर में क्या आना है, नॉन एस। जब दूसरे ड्रॉपर में नॉन एस आता है तो अब नॉन एसेस कितने होंगे, एसेस तो चार होते हैं, तो नॉन एसेस कितने बचे 48, तो 48 48 ही अपॉन बचेंगे 50। सर। नहीं आ समझ में, आ गई सर। 48 अपॉन 52। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तो आप कहोगे कि पहले ड्रॉ में हमने करा, एक कार्ड निकाल लिया तो फिर तो 51 बचना चाहिए था ना। 51 नहीं 52 ही बचेगा, क्योंकि ये है सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, मतलब मैंने वापस उस कार्ड को देखा कि नॉन एस है और वापस डाल दिया उसी टैग में। बताइए क्लियर सभी बच्चों को, हाँ मुस्कान, सर। है ना, आराध्या। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ओके। देखिएगा 12 4 जा 48, नहीं 4 12 जा 48 और 4 13 जा 52, ऐसे ही 4 12 जा 48 और 4 13 जा 52, तो ये हो जाएगा 144 अपॉन 169, 144 अपॉन 169। उसके बाद बात करूंगा बेटा मैं पी एक्स इज इक्वल टू 1 की, पी एक्स इज इक्वल टू 1। पी एक्स इज इक्वल टू 1 में क्या करेंगे देखिएगा, मैंने ये कहा कि दो चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर, या तो ये हो सकता है कि पहली बारी में एस आ जाए। ठीक है, पहला जब मैं ड्रॉ करूं तो एस आए, और दूसरा एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि 1 एस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब 1 एस, तो क्या होगा, ड्रॉ तो मुझे दो ही करने हैं, तो 1 एस किस, 1 एस के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, एक एस आने के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, कि पहले ड्रॉ पर एस आ जाए और दूसरे ड्रॉ पर नॉन एस आए, या फिर पहले ड्रॉ पर नॉन एस आए और दूसरे ड्रॉ पर एस आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा, इसको ये कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड अ नॉन एस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस एंड एन एस। मेरी बात समझ में आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसे पहले एस आए और फिर दूसरे ड्रॉ में नॉन एस आ जाए, या फिर पहली बारी नॉन एस आ जाए और दूसरी बारी में एस आ जाए। समझ गए। और जब एंड होता है ना, तो एंड का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब होता है एडिशन। तो पहली बारी में एस, तो एस कितने होते हैं, चार एस होते हैं, तो 4 अपॉन 52। मैंने देखा कि एस आया, फिर मैंने वापस उसको उसी में डाल दिया, मैंने वापस उसी को उस डेक में ही डाल दिया, तो टोटल कार्ड्स उतने ही बने रहे 52 के 52। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बारी में आएगा नॉन एस, तो नॉन एस कितने हैं 48, तो 48/52। 48 अपॉन 52। यहाँ बीच में और है, और का मतलब प्लस होता है। नॉन एस कितने होते हैं, नॉन एस 48, तो 48 अपॉन 52 मल्टीप्लाई बाई एस, कितने एसेस होते हैं 4, तो 4 अपॉन 52। ठीक है, 4 बन जा 4,
4 13 are 4 12 are 48, 4 13 are 52. 4 12 are 48, 4 13 are 52, 4 1 are 4, 4 13 are 52. 1 into 12 कितना हो जाएगा 12, 13 into 13 हो जाएगा 169, 12 into 1 कितना हो जाएगा 12 और 13 into 13 कितना हो जाएगा 169. ऐड करिए 12 plus 12 हो गया 24/169. बताइए जी इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चले आगे. हाँ सर. Yes, sir. उसके बाद देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 2, फिर देखेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब दो बार ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों ड्रॉ में एस ही आ जाए, पहली बारी में भी एस और दूसरी बारी में भी एस. पी एक्स इज इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसमें क्या हो जाएगा पहली सर एस दोनों केस में एस ही निकलेगा. एस एंड एस मतलब पहली बारी में भी एस दूसरी बारी में भी एस. तो जब पहली बारी में एस है तो एस का क्या हो गया 4/52, दूसरी बारी में भी एस है तो उसका क्या हो गया 4/52, 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, तो क्या हो गया 1/169. ठीक है. तो ये तीन रैंडम वेरिएबल तीन वैल्यूज ले सकता है 0 1 और 2, और उसके लिए मैंने तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली. और इन्होंने पूछा क्या क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ केसेस. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना एक टेबल बनाकर दिखाई जाती है. आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन probability distribution will be as shown. तो ये हो गया x और ये हो गया px. तो x की क्या क्या वैल्यू है 0 1 और 2. तो बस आप टेबल बनाकर दिखा देंगे. जब x की वैल्यू 0 थी तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 144/169. यहाँ लिख देंगे 144/169. जब x की वैल्यू 1 थी तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 24/169. यहाँ लिख देंगे 24/169. जब x की वैल्यू 2 थी तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/169. ठीक है जी. ये होते हैं जिस तरीके के होते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस. फिर देखिएगा इसी में पेज नंबर 561 पर ही एग्जांपल नंबर 25. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोस ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस. इन 3 थ्रोस ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस नंबर ऑफ डबलेट्स. तो तीन बार हम किसको फेंकते हैं एक पेयर ऑफ डाइस को. तो पेयर ऑफ डाइस का सैंपल स्पेस क्या हो सकता है. सबसे पहले आप देखिए एग्जांपल नंबर 25. और जैसे ही मुझे दिखाई दिया उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो जैसे ही वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है. ठीक है. अब जब देखिएगा हम ये कहेंगे यहाँ पर कि let x be the random variable. Let x be the random variable representing. क्या पूछा है नंबर ऑफ डबलेट्स. हाँ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस. Random variable representing number of doublets in 3 throws
a pair of dice, 3 throws of a pair of dice. अच्छा जी, तो clearly x can take values. x can take values. x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 0। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक बार डाइस को फेंका, दोनों डाइस को फेंका, डबलेट नहीं है। डबलेट का मतलब क्या है कि बेटा पहली डाइस पर भी वन आ जाए, दूसरी डाइस पर भी वन आ जाए, 1 1, ये डबलेट हो गया। या पहली डाइस पर भी 2 आ जाए, दूसरी डाइस पर भी 2 आ जाए, 2 2, ये भी डबलेट हो गया। या 3 3, या 4 4, या 5 5, या 6 6, तो ये डबलेट्स होती हैं। तो अगर पहली डाइस पर और दूसरी डाइस पर सेम नंबर आ जाते हैं तो हम उसको डबलेट बोलते हैं। तो हमने कहा कि पेयर ऑफ डाइस को कितनी बार फेंका जा रहा है? 3 बार फेंका जा रहा है। तो 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तीनों बार फेंका, तीनों में से किसी बार भी डबलेट नहीं आया, तो 0। एक बार भी डबलेट नहीं आया। फिर 1 1 यानी कि एक बार, 3 बार फेंका डाइस को हमने, एक बार फेंका दोनों को, दूसरी बार फेंका दोनों को, तीसरी बार फेंका, 3 में से एक बार डबलेट आ गया। 2 यानी कि 3 थ्रोज में से 2 थ्रोज में डबलेट आ गया। और 3 यानी कि तीनों में। तीनों थ्रोज में डबलेट आ गया। अब आप ये देखिएगा कि Px is equal to 0। Px is equal to 0 का मतलब क्या है? P no doublet in first throw, पहली थ्रो में भी कोई डबलेट ना आए, एंड P no doublet in सेकंड थ्रो में भी कोई डबलेट ना आए, एंड P no doublet इन थर्ड थ्रो, तीसरी थ्रो में भी कोई डबलेट ना आए। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, जैसे मैंने ना ये अलग अलग लिखा है कि P नो डबलेट इन फर्स्ट थ्रो, नो डबलेट इन सेकंड थ्रो, इसको मैं P लिखकर कॉमनली एक ब्रैकेट में भी लिख सकता था। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है P नॉन एस इंटू नॉन एस, है ना, तो फिर मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, P नॉन एस इंटू P नॉन एस। फिर जैसे यहाँ पर P एस एंड नॉन एस एक ब्रैकेट में लिखा है, तो एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसको, एंड वाले केस में एक ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है और दो ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। यस सर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखिएगा कि जैसे हम ये बात करते हैं, डबलेट की बात करते हैं, तो डबलेट क्या क्या होती है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। तो टोटल कितनी डबलेट होगी? 6 हुई डबलेट। और टोटल इवेंट्स, जब एक पेयर ऑफ डाइस यानी कि दो डाइस को फेंका जाता है, तो टोटल सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं? 36 हाँ 36 सर। इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो या तो 6/36 आएगा, तो मैं एक चीज पहले ही यहाँ लिख देता हूँ, इसमें इधर लिख देता हूँ, मुझे लिख देना चाहिए था पहले, पर चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, मुझे पहले मेंशन कर देना चाहिए था। देखिए ऐसा है कि इसमें सैंपल स्पेस जो है वो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, ऐसे ही ना चलते चलते कहाँ तक? 6 6 तक। तो ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट होते हैं 6, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कितने हो जाएंगे इसमें? 36। तो ये आ गया बेटा 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट,
नॉन डबलेट क्या हो जाएगा, या तो देखिए अगर डबलेट की कैटेगरी को देखें तो या तो डबलेट आएगा या फिर नॉन डबलेट आएगा। तो नॉन डबलेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/6। ये समझते हैं सभी बच्चे? हाँ सर। सर एक बार बता दो दोबारा। अब दोबारा देखिए, डबलेट जो है, डबलेट कितनी आएगी, 1 1 एक एलिमेंट हो गया, 2 2 दूसरा एलिमेंट, 3 3 तीसरा एलिमेंट, 4 4 चौथा एलिमेंट, 5 5 पांचवा एलिमेंट और 6 6 छठा एलिमेंट। तो टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए। टोटल हाँ सर। एलिमेंट्स 6 और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें सैंपल स्पेस में, 36। तो डबलेट वाले कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 6 अपॉन 36, तो 1/6 हो गया। अच्छा सर समझ गया, ठीक तो है। डबलेट की प्रोबेबिलिटी, हाँ डबलेट की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो नॉन डबलेट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/6 हो जाएगी, 5/6। बेटा क्लियर है हाँ सर। सभी को? आराध्या बताइए, आराध्या और कृतिका, नैना, Yes, sir. अदिति गोयल, अदिति बजाज, यस सर क्लियर है। Yes, sir. Clear है. तो क्लियर है, काजल Yes, sir. क्लियर है ना, समझ गए ये चीज? हाँ सर। ठीक है जी। अब देखिएगा, यहाँ पर है नो डबलेट इन फर्स्ट रो और एंड है, एंड का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन। तो नो डबलेट इन फर्स्ट रो, नो डबलेट का क्या हो गया, 5/6 मल्टीप्लाई बाई दूसरी डबलेट, दूसरी थ्रो में भी कोई डबलेट नहीं आया तो 5/6, और तीसरी थ्रो में भी कोई डबलेट नहीं आया तो 5/6। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 6 6 जा 36, 36 6 जा कितना हो जाएगा, 216। ठीक है, अब निकालेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 1। ये मिटा रहा हूं उधर वाला, ये सब नॉन एस वाला, ये जो बीच में पड़ रहा है ना, इसको मिटा रहा हूं। अब है पी एक्स इज इक्वल टू 1। पी एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि जब हम ये सिर्फ एक ही डबलेट आएगी, बाकी दोनों के दोनों नॉन डबलेट्स होंगे, तो क्या हो सकता है कि x इज इक्वल टू 1 में p डबलेट, एक डबलेट आएगी तो डबलेट, इसमें भी नो डबलेट, इसमें भी नो डबलेट, या तो ये, और p पहले में नो डबलेट लेकिन दूसरे में डबलेट और तीसरे में नो डबलेट, और पहले में नो डबलेट, दूसरे में नो डबलेट और तीसरे में डबलेट। ये हो गया, ठीक है ना। तो पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब पहली बार में डबलेट आ गया, बाकी दोनों बार नो डबलेट आया, या फिर दूसरी बार में डबलेट आ गया, बाकी पहली और तीसरी बार में नो डबलेट आया, या फिर तीसरी बार में डबलेट आया, बाकी दोनों बार में नो डबलेट आया। और कोई केस तो नहीं हो सकता, सोचकर बताइए, बता दो जी, और कोई केस तो नहीं हो सकता, इतना क्लियर है? हाँ सर, और नहीं हो सकता। ठीक है, तो डबलेट का क्या होती है प्रोबेबिलिटी, 1/6, और नो डबलेट की कितनी है, 5/6। तो डबलेट की लिखेंगे 1/6 मल्टीप्लाई बाई नो डबलेट की कितनी, 5/6, और तीसरा भी नो डबलेट, इसकी भी 5/6, और का मतलब प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, नो डबलेट यानी कि 5/6, डबलेट यानी कि 1/6, और नो डबलेट मतलब 5/6। तीसरा नो डबलेट मतलब 5/6, दूसरा भी नो डबलेट मतलब ये भी 5/6, और तीसरा डबलेट मतलब 1/6। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 5 जा 1, 5 5 जा 25, 1 जा 25 अपॉन 216 प्लस 25 अपॉन 216 प्लस 25 अपॉन 216, तो ये कितना हो गया, 75 अपॉन 216। पी एक्स इज इक्वल टू 1।
मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। उसके बाद हाँ देखते सर। हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2। सर जब और आ जाता है बीच में तो प्लस करते हैं, और जब हाँ, मल्टीप्लाई आता है तो वो कर तो क्रॉस आता है तो मल्टीप्लाई करते जब हैं। एंड आता है ना, एंड, हाँ। और जब आएगा तब तो प्लस करेंगे, और जब एंड आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये वही वाला केस अच्छा है। ठीक है सर। हाँ, जो लास्ट ईयर करा था 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी में, कि जहां पर भी एंड आएगा वहां पर हमको इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन, और जहां पर भी और आएगा वहां पर हमको यूनियन करना है, यूनियन मतलब एडिशन। ठीक है, ठीक है एंड सर। वहां पर आएगा कि जहां पर वो केसेस होने ही होने हैं, जैसे पहली बार थ्रो करा तो डबलेट आ गया, इसका मतलब ये नहीं है मैं दूसरी बार और तीसरी बार थ्रो नहीं करूंगा। एज पर क्वेश्चन मुझे तीनों बार थ्रो करना ही करना है, तो ये तीनों इवेंट्स होने ही होने हैं, तो जो तीनों इवेंट्स होने ही होने हैं वहां पर मल्टीप्लाई करना है। फिर हम कहेंगे पहली बार में डबलेट, दूसरी बार में नो डबलेट, नो डबलेट, या मतलब और, तो जैसे ही और आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे एडिशन करना है, या तो ये केस या ये केस या फिर ये केस। समझ गए? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 में देखते हैं जरा, मतलब दो डबलेट आएंगी। एक नॉन इसमें डबलेट। क्या हो सकता है कि पहली बारी में डबलेट, दूसरी में भी डबलेट, और तीसरी में नो डबलेट, और और प्रोबेबिलिटी पहली बारी में डबलेट, दूसरी बारी में नो डबलेट, और तीसरी बारी में डबलेट, दो डबलेट आनी है ना, और पहली बारी में नो डबलेट और दूसरी तीसरी दोनों में डबलेट। तो डबलेट मतलब 1/6 और नो डबलेट मतलब 5/6। तो जहां यहां तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6, और मतलब प्लस 1/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, और मतलब प्लस 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 15/2 आ गया। बट ठीक है, उसके बाद देखेंगे जी पी एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि तीनों बार मैंने डाइस को फेंका, तीनों बार डबलेट आ गई। पी डबलेट, डबलेट और डबलेट, तीनों बार डबलेट आ गई। 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 क्या हो गया, 1/216। ठीक है, फिर इसका वो पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, therefore required probability distribution is, वही टेबल बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 125/216। जब x 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 75/216। जब x 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 15/216। और जब x 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/216। ये हो गया, सभी को दिखाई दे रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं दिखा है? नहीं सर, सही है। हाँ सर, दिख ठीक रहा है, है।
बस 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पी कर आ रहा हूँ, फिर नेक्स्ट कराता हूँ क्वेश्चन। और हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है देखने वाली, कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1 के इक्वल होता है, इनको ऐड करके देख लो 1 ही आएगा। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 26। Let x denote the number of hours you study during a randomly selected school day. The probability that x can take the values small x has the following form where k is some unknown constant. ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 26 में, जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो हमारा x है ना, x वो एक रैंडम वेरिएबल दे रखा है कि let x denote the number of hours you study during a randomly selected school day. Let x denote the number of hours you study during a randomly selected school day. अब x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, जैसे कि हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था x था रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो उसमें मैंने देखा कि पहली बार में भी हो सकता है, पहली बार में हो सकता है कि एक भी डबलेट ना आए, तो x की वैल्यू हो गई 0। दूसरा केस ये हो सकता है कि एक डबलेट आए, दो नॉन डबलेट आए। तीसरा केस हमने देखा कि दो डबलेट आए, तो यानी कि x इज इक्वल टू 2 हो गया। और चौथा केस हमने देखा कि 3 x इज इक्वल टू 3, यानी कि तीनों के तीनों डबलेट आ जाए। तो ऐसे ही जैसे x की वैल्यूज थी ना 0 1 2 3, इसी तरीके से यहाँ पर x की क्या वैल्यू होगी वो दे रखा है स्मॉल x के इक्वल। यहाँ दे रखा है इस तरह से p कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, और इसको ना ऐसे डिफाइन कर रखा है, देखिए 0.1 if x is equal to 0, 0.1 if x is equal to 0, मतलब अगर small x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो p कैपिटल X is equal to 0, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.1। 0 का मतलब क्या है कि आप एक दिन में 0 आवर्स पढ़े, आप पढ़े ही नहीं एक दिन में, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1। फिर है kx if x is equal to 1 or 2, if x is equal to 1 or 2, इसका मतलब क्या है कि अगर आप x is equal to 1 का मतलब ये है कि आप एक रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे में आप सिर्फ 1 घंटा पढ़े, तो अगर आप x is equal to 1, अगर आप 1 घंटा पढ़े तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी k into 1, x की जगह 1 डाल देंगे, k into 1 यानी कि k। अगर आप एक किसी रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे में अगर आप 2 घंटा पढ़े तो आपको x की जगह 2 डाल देना है, तो k into 2 यानी कि 2k हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया है, k into 5 minus x if x is equal to 3 और 4, अगर x की वैल्यू 3 या 4 है, k into 5 minus x 0, अदरवाइज, मतलब सिर्फ जो हमें x की वैल्यू लेनी है वो सिर्फ 4 तक लेनी है, 0 1 2 3 4। अब ये बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक काम करेंगे, k की वैल्यू निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं।
इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे तो हम कहेंगे द प्रोबेबिलिटी distribution sorry, the probability distribution table for the given data is ये है x और ये है dx। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर जीरो है इसकी वैल्यू तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है बेटा? 0.1। अगर 1 है, अगर 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? x की जगह 1 डालो तो k into 1 कितना हो गया? k। अगर x की वैल्यू 2 दे रखी है, अगर x की वैल्यू 2 दे रखी है तो k into 2 यानी कि 2k। अगर x की वैल्यू 3 है, अगर x की वैल्यू 3 है तो k into 5 minus 3, 5 minus 3 कितना हो गया? 2, 2 into k कितना हो गया? 2k। और अगर x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू अगर 4 है तो k into 5 minus 4, 5 minus 4 1 यानी कि ये हो गया k। और अदरवाइज यानी कि 4 से बड़ी कुछ भी वैल्यू दे रखी है तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, मतलब जीरो है। तो कुल मिलाकर मुझे 0 से 4 तक जाना है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, इन्होंने पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकाला है ना, तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी आ गई है इतनी सारी, और हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। We know that sum of all probabilities is equal to 1। इन सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 के इक्वल होगा। तो 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। तो k प्लस 2k 3k, 3k प्लस 2k 5k, 5k प्लस k 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1। 0.1 को उधर ले जाओ तो ये कितना हो गया? 0.9। तो k is equal to 0.9 upon 6। तो 3 3 जा 0.15। ठीक है। हाँ सर। k की वैल्यू आ गई 0.15। उसके बाद ये तो फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट एक्चुअली ए पार्ट दे रखा था, ये तो ए पार्ट था। अब बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं। बी पार्ट में है what is the probability that you study at least 2 hours? What is the probability that you study at least 2 hours? आप कम से कम 2 घंटे पढ़े, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम 2 घंटे पढ़ना, यानी कि कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। तो यानी कि ये पूछ रहे हैं पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो आप 2 घंटे पढ़े हो, या फिर आप पढ़े हो 3 घंटे, और या फिर आप पढ़ते हो 4 घंटे।
ठीक है, तो कम से कम 2 घंटे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि कम से कम का मतलब कि भाई कम से कम 2 घंटे पढ़ना है, तो या तो 2 घंटे पढ़ो या दो से ज्यादा ही ज्यादा पढ़ो, यानी कि या तो 2 घंटे पढ़ो या 3 घंटे या 4 घंटे, 4 से ऊपर की तो प्रोबेबिलिटी गिवन ही नहीं है। सर अगर दी होती, सर हाँ, वो जो 4 से ऊपर घंटों की प्रोबेबिलिटी कुछ दी होती तो हम कर ही देते ना। तो वो भी लेते हैं, फिर हम वो भी लेते हैं। हाँ ओके सर। ठीक है ना, तो अब ये देखिए पी एक्स इज इक्वल टू टू, तो जब पी एक्स इज इक्वल टू टू तो टू के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, टू के, और का मतलब एडिशन होता है, ये हो गया टू के। पी एक्स इज इक्वल टू थ्री, थ्री के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी, ये भी टू के, और एक्स इज इक्वल टू फोर, फोर की प्लस के प्रोबेबिलिटी के, तो टू प्लस वन कितना हो गया, फाइव के, फाइव मल्टीप्लाई बाई के की वैल्यू कितनी थी, 0.15, ये आ गया 0.75, ये आ गया समझ में। ठीक है, यस हाँ सर। सर। हाँ जी, उसके बाद उन्होंने पूछा है एग्जैक्टली 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 आवर्स यानी कि एग्जैक्टली 2 घंटे आप पढ़ते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। टू एग्जैक्टली के 2 आवर्स का मतलब पी एक्स इज इक्वल टू टू, समझ गए होंगे ये भी समझ गए होंगे, और शायद अगला भी आ गया होगा समझ में। इसी में बी हाँ सर। पार्ट में भी 3 चीजें पूछी हैं। एग्जैक्टली 2 आवर्स मतलब पी एक्स इज इक्वल टू टू, तो पी एक्स इज इक्वल टू टू कितना हो गया, टू के, टू इंटू 0.15, 0.30। 0.3, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट मोस्ट 2 आवर्स, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पढ़ोगे, दो से ज्यादा नहीं पढ़ोगे, तो दो से कम कम ही पढ़ोगे आप, तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू, मतलब दो से कम कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता, एट मोस्ट 2 आवर्स। तो क्या हो सकता है, या तो आप 1 घंटे भी नहीं पढ़े, मतलब 0 आवर्स पढ़े, आप पढ़े ही नहीं हो, या फिर पी एक्स इज इक्वल टू वन, मतलब आप 1 घंटे पढ़े हो, और या फिर पी एक्स इज इक्वल टू टू। तो जब और आएगा कहीं पर भी तो और में हम एडिशन करते हैं, ये बीच में और लिखेंगे पहले स्टेप में, तो जहां पर भी और आएगा तो और में हम एडिशन करेंगे, ये हमें पता ही है। अब वैल्यू डाल दो, x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.1, x इज इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी, k, और x इज इक्वल टू 2 के लिए कितनी, 2k, 0.1 प्लस k प्लस 2k कितना हो गया, 3k, 0.1 प्लस 3 इंटू k कितना, 0.15, 0.10, 1 को 0.1 को क्या बोलेंगे, 0.10, और 3 इंटू 0.15 कितना हो गया, 4.5। 0.45, ये कितना आ जाएगा, 0.55। अच्छा, लास्ट टाइम आप लोग बता रहे थे ये मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये मीन हट गया है सिलेबस में से, हाँ सर। हाँ सर। मीन ऑफ वेरिएंस भी हट गया है। देखकर बताइए एक बार डिलीटेड पोर्शन, ये तो मुझे खोल कर देखना पड़ेगा। सर 10 to 17 क्वेश्चन कट गए हैं, मीन वेरिएंस दोनों। एक्सरसाइज 13.4 का बोल रहे हो, हाँ सर। ठीक है, तो ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक ही करना है, हाँ ठीक है, इसमें वेरिएंस वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 से 17 कट गया है। उसके बाद अगला जो है बर्नौलीज ट्रायल्स, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली शायद पूरी एक्सरसाइज कट गई है 13.5, हाँ सर कट गई। ये पूरी कट गई है। और अब मिसलेनियस में मार्क करा दूं आपको क्या क्या करना है। मिसलेनियस में सर सिर्फ 3 क्वेश्चन कटे हैं, बाकी सारी है। अच्छा अच्छा, मार्क्ड है सर, हमारे पास बस तो लिस्ट ठीक है। है, फिर तो मतलब फिर तो आप ही को करना है अब, ठीक है, इसकी करें प्रैक्टिस। और आपको, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो ये जो कमिंग जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे में आपका प्रोबेबिलिटी का टेस्ट ले लें इसका, बताइए। ले लीजिए सर। यस सर ले हाँ लीजिए। सर।
बाकी बच्चे कुछ नहीं बोल रहे, बता दो। मुस्कान, Yes, हाँ सर sir. ले लीजिए। काजल, कृतिका, आराध्या, इसका टेस्ट ले लेते हैं वेडनेसडे को। और अब जो है ना, अब हमारा सिलेबस एक बार पूरा हो चुका है, बस लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अब मैं आपके टेस्ट लेना शुरू कर रहा हूँ। तो टेस्ट में आप लोग रेगुलर रहिए, और टेस्ट में आप ये भी कर सकते हैं, अगर कोई भी आप में से कोई भी बच्चा चाहे तो आप ये भी कर सकते हो कि मैं हफ्ते में एक टेस्ट अब जरूर रखूंगा। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप मेरे घर अगर आना चाहो टेस्ट देने के लिए तो आप घर आ सकते हो। नहीं देना चाहते, अगर अपने घर पर ही देना चाहते हैं तो अपने घर पर रहकर दे लीजिए। बस वही रखना है कि करना ऑनेस्टी के साथ में है, उसमें कहीं कोई वो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप ये बता दीजिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग छोटा ही है चैप्टर, फिर आप चाहे तो आपका पूरा ग्रुप है व्हाट्सएप पर भी, आप लोग सारे के सारे कनेक्टेड हो ही, तो आप आपस में डिस्कस करके बता देना, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, बता देना कि रिवीजन में पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराना है। ठीक है? सर और रिवीजन में सबसे पहले सर पूरा कैलकुलस ले लीजिएगा। हाँ चलो सर। ठीक है, Yes, sir. अगर आपको ये लगता है तो पहले पूरा कैलकुलस ही ले लेंगे, लेकिन मेरा जो टारगेट रहेगा वो रिवीजन में मेरा टारगेट रहेगा कि मैं एनसीईआरटी पर उतना ज्यादा फोकस ना करते हुए, ये मानते हुए कि एनसीईआरटी आप लोग कर लेंगे, और मैं चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए। ठीक हाँ है सर, वो बुक अरिहंत की आप एक बार, NCERT हाँ सर एक बार वो अरिहंत की बुक की फोटो भेज देना हाँ, सामने के मैं पेज भेज पे। दूंगा, मैं अभी डाल दूंगा, मैं ग्रुप पर ही डाल दूंगा, ठीक है सर। ग्रुप पर डाल दूंगा। वो है अच्छी बुक है, उसमें क्या है कि सारे चैप्टर अलग अलग दे रखे हैं, मतलब जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है तो रिलेशन एंड फंक्शन के ही सारे क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, और जहां भी कोई डाउट हो वो मेरे से आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे को है और वेडनेसडे को प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है। ठीक है, तो मैं टेस्ट उसी तरीके से भेजूंगा, आप सबके पेरेंट्स के नंबर पर मैं टेस्ट पेपर भेजूंगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग घर पर रहकर देना चाहते हैं टेस्ट को, तो घर पर रहकर दे लीजिए, और नहीं तो मेरा घर पर आकर यहाँ पर आप टेस्ट पेपर दे लीजिए। तो सर, जिसको अगर मैं फ्राइडे को दूंगा तो चलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्राइडे को दे दीजिए। जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर दे कि भाई मैं इस दिन टेस्ट नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी, आप बता देना, तो आपको ठीक है जिस सर। दिन कंफर्टेबल हो उस दिन दे देना टेस्ट। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर, बाय सर। Thank you, sir. ओके, बाय।